So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that we are discussing this topic of physiology, growth and development. तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स क्लियर किए. तो अगर आपको याद होगा तो मैंने एक दिन आपको बताया जो प्लांट का ग्रोथ या डेवलपमेंट है, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी नीड टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. अगर आपको याद होगा तो उस दिन मैंने बताया एक तो वन इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, one is called as extrinsic factors या external factors या environmental factors. Second is called as internal factors. Internal factors. तो external में मैंने बताया वो पढ़ाया जो आपको air, water, light, temperature etc. तो internal में मैंने दो बताए. One is called as genetic factors. तो second मैंने बताया वो chemical substance और growth regulators और growth hormones. तो ये उस दिन मैंने बताया. तो फिर हम पहुंच गए यहाँ पर. तो मैंने कहा जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, दीज आर केमिकल सबस्टेंसेस, दीज आर एक्चुअली केमिकल सबस्टेंसेस. तो जो प्लांट में ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, अगर आपको याद होगा प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करते हैं, एनहेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं. तो फिर उसके बाद मैंने बताया ये ग्रोथ हार्मोन्स जिनको हम PGRs भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो ये दो तरह के होते हैं. वन अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया ग्रोथ प्रमोटर्स, याद है? तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज ग्रोथ प्रमोटर्स, सेकंड इज कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर्स. ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो जो प्रमोटर्स है इसमें मैंने दो बताए. वन इज कॉल्ड एज एक तो जो तीन बताए मैंने, एक तो वन इज कॉल्ड एज ऑक्सिन्स, ठीक है, सेकंड इज कॉल्ड एज जिबरेलिन्स, थर्ड इज कॉल्ड एज साइटोकाइन्स. ये तीन मैंने बताया कि ये वो हार्मोन्स है जो प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करते हैं, इनहेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं. तो सेकंड टाइप वो हार्मोन जो प्लांट में ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, रिटार्ड करते हैं और स्टॉप करते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो इस कैटेगरी में एक आता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड, that is called as abscisic acid. तो these are four hormones. तो फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज इथिलीन. अगर आपको याद होगा इथिलीन तो ये गैसेस हार्मोन है. मैंने ये बताया कि इट कम्स इन बिटवीन ग्रोथ प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स. कभी तो ये ग्रोथ प्रमोटर बनता है, कभी ये ग्रोथ इनहिबिटर बनता है. सो इसको बीच में रखा गया. सो दीज आर 5 ग्रोथ हार्मोन्स. तो मैंने ये भी बताया उस दिन ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज़ होते हैं. तो फिर वो ये दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ उस साइट को टारगेट साइट कहते हैं, वहाँ पर ये अपना रोल परफॉर्म करते हैं, अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़ा. तो अब यही हार्मोन्स आज ले लेंगे वन बाय वन. गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए आवाज़ आती है ठीक आप तक आज. तो फर्स्ट लेट अस वी डिस्कस ऑक्सिन्स. तो दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ एनहेंसर. ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, आप ये लिखो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स और केमिकल सबस्टेंसेस. Hormones are chemical substances that enhance or promote or regulate growth and development in plants. दिस प्रमोट भी करते हैं, एनहेंस भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं ग्रोथ को प्लांट्स में. सो ये एक ही नहीं है, ऑक्सिन तो है, ये एक ही नहीं है बल्कि इट्स ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स. तो इसमें अगर देखते हैं ये ऑक्सिन जो है ये अगर हम पहले हिस्ट्री पर जाएंगे, फर्स्ट लेट अस वी डिस्कस हिस्ट्री. यानी ये ऑक्सिन जो है किस तरह इनको डिस्कवर किया गया, किसने इनको डिस्कवर किया,
कहाँ पर इनको पाया गया, कहाँ पर ये अपना रोल प्ले करते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रोल प्ले करते हैं, या कौन सी फंक्शन प्लांट में परफॉर्म करते हैं। तो हिस्ट्री जब जाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साइंटिस्ट्स नेम्ड एज चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, उसका बेटा भी फ्रांसिस डार्विन। ये माँ बाप बेटे थे, डार्विन एक था, उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन। तो उन्होंने एक प्लांट दैट इज कॉल्ड एज कैनरी ग्रास, तो बाटनी में इसे फेलरिस कहते हैं, फेलरिस PHALARIS फेलरिस कहते हैं बाटनी में, या कैनरी ग्रास। तो इस कैनरी ग्रास में उन्होंने देखा, मैंने आपको बताया है, ये प्लांट इसमें रूट टिप और शूट टिप होता है। तो उन्होंने यहाँ पर देख लिया जो इसका शूट टिप है, ये जहाँ से इसको लाइट आती है, मान लो यहाँ से लाइट आती है, तो ये बेंड उसी तरफ अपने आप को करता है, यानी ये उसी साइड बेंड होता है जिस साइड से क्या आती है, लाइट आती है। यानी लाइट एनर्जी जहाँ से आती है तो ये टिप जो है, ये टिप उसी तरह बेंड होता है। यानी हम इसको कहते हैं यूनिलेटरल ग्रोथ, दिस आल्सो कॉल्ड एज, आप लिखो यूनिलेटरल ग्रोथ तो जो टिप है, अगर आपको याद होगा जब मैंने एनाटमी पढ़ाई तो मैंने उस वक्त कहा जो शूट टिप होता है या पैलिम्यूल होता है उसके ऊपर कवर होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोपिटाइल। याद है जब मैंने एनाटमी पढ़ाई तो एनाटमी में या मार्फालजी पढ़ाई, मार्फालजी में मैंने बताया आपको जो शूट टिप होता है उसका एक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोपिटाइल। रूट को होता है कोलियोराइजा, है ना, उस दिन मैंने बताया कोलियोराइजा और कोलियोपिटाइल। तो जो कोलियोपिटाइल ये यहाँ पर टिप होता है, मान लो ये यहाँ पर दिस इज टिप, कोलियोपिटाइल टिप, ये रूट है, दिस इज कोलियोपिटाइल। तो उन्होंने देखा जब इस पर लाइट पड़ती है किसी साइड से, मान लो इस साइड से लाइट आती है, तो ये कोलियोपिटाइल ये अपने आप को बेंड करता है टुवर्ड्स लाइट, दिस कॉल्ड इज यूनिलेटरल, मीन्स वन साइडेड ग्रोथ, यानी उसी साइड जाता है जहाँ से लाइट आती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कोलियोपिटाइल को काट डाला, यानी कट किया ऊपर से, ये कोलियोपिटाइल जो था इसको कट किया, अलग किया इस प्लांट से, कैनरी ग्रास से। फिर देखा तो इसने कोई लाइट की तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाई। समझ में आता है आपको? पहले क्या था, लाइट पड़ती थी तो इट शोज यूनिलेटरल ग्रोथ, यानी टुवर्ड्स लाइट। उसके बाद इसको कट किया इस कोलियोपिटाइल को, तो उसने अब प्लांट ने अब इसको लाइट की तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाई इस टिप ने। तो उनके माइंड में आ गया कि कोई ना कोई चीज़ है इसमें, कोई ना कोई सबस्टेंस है इसमें जो ये यूनिलेटरल ग्रोथ जो है अब ये कंट्रोल करता है। यानी दे कम टू द पॉइंट दैट देयर इज़ अ सबस्टेंस, there is a substance which regulates unilateral growth in coleoptile, which regulates unilateral growth towards light, तो अगर आपको याद होगा, लिखा आपने, it regulates there is some substance which regulates unilateral growth in coleoptile। अगर आपको याद होगा 10th में आपने पढ़ा होगा प्लांट मूवमेंट्स, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, है ना, तो दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जब लाइट की तरफ प्लांट या प्लांट का पार्ट रेस्पॉन्स दिखाता हम उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो सेम इज द केस, इसको हम लिखेंगे फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पर, फोटोट्रॉपिज्म यानी ये कोलियोपिटाइल जो है इट शोज फोटोट्रॉपिज्म, है ना, जब उस पर लाइट पड़ती है ये रेस्पॉन्स दिखाता है, शोज यूनिलेटरल ग्रोथ, वी कैन से इट आल्सो फोटोट्रॉपिज्म। बट दे वर नॉट अप टू द मार्क। ये कौन सबस्टेंस इसमें, ये अप टू द मार्क नहीं थे।
तो उसके बाद और दो साइंटिस्ट आए, बॉयसन एंड जेनसन, बॉयसन एंड जेनसन। तो उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो ये भी ये मतलब इस पॉइंट पर पहुँचे कि कोई ना कोई सबस्टेंस है प्लांट में जो इसको ये रेगुलेट करता है ग्रोथ इसका। बट इन्होंने ये बताने से काशिर रहे कि कौन सबस्टेंस इसमें, ये दे वायर नॉट अप टू द मार्क। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट था पॉल, तो उसने भी सेम विद पॉल, बट ही वाज नॉट आल्सो अप टू द मार्क व्हाट विल बी द सबस्टेंस। तो फाइनली इट वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज वेंट। वेंट एक साइंटिस्ट था या प्लांट फिजियोलॉजिस्ट था, जिसने पहले ये कहा, जब उसने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उसने जब देखा, डिस्कवर किया, तो उसने कहा यहाँ एक सबस्टेंस है, एक केमिकल सबस्टेंस इस कोलियोपिटाइल जो टिप है उसमें प्रोड्यूस होता है, जो उस यूनिलैटरल ग्रोथ को कंट्रोल करता है या इट शोज़ फोटोट्रॉपिज्म। तो उसने उसका नाम रखा ऑक्सिन, एंड इट वाज वेंट who for the first time told that the substance produced in the coleoptile for the first time told that the substance in the coleoptile which is responsible for phototropism is a chemical substance called as auxin, तो उसने क्या किया इसमें, ऑक्सिन अगर ले लेंगे, ये ग्रीक वर्ड है ऑक्सिन, ये लिखो, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आता है बल्कि ग्रीक वर्ड है, हैज़ बीन AUXEIN, ऑक्सिन। इट मीन्स टू ग्रो, इट मीन्स टू ग्रो, यानी जो ऑक्सिन है एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, हैज़ बीन डिवाइडेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्सिन, तो उसका मीनिंग जो है दैट इज़ टू ग्रो। तो इसी पर यह नाम किसने रखा, वेंट ने। तो ये आप नोट करेंगे कि ये इस पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ सकता है आपको कि व्हाट हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, सो इट वाज वेंट। अब देखेंगे उसने किया क्या, किस तरह इसने इसकी डिस्कवरी की। डार्विन ने कैनरी ग्रास ले लिया, जिसे हम फेरारिस कहते हैं, लेकिन वेंट ने एक प्लांट लिया दैट इज कॉल्ड एज ओट, सो ही टुक द प्लांट ओट। तो इस ओट को हम एविना कहते हैं, एविना, दिस कॉल्ड एज एविना, एविना, ओट इज कॉल्ड एज एविना। तो इसी का मान लो ये यहाँ पर प्लांटलेट है, हेयर इट इज कोलियोपिटाइल, ठीक है, दिस इज कोलियोपिटाइल, दिस इज कोलियोपिटाइल। तो ये उसने ले लिया। तो क्या किया यहाँ पर, कौन सा प्लांट लिया, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्योंकि ये तो नीट में मैंने पहले भी बहुत बार अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन अगर आपने देखो मेरी तरफ NCERT जो है आपकी, NCERT है ना, तो NCERT मान लो ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, तो जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी होती है, वहाँ पर होती है कि नहीं होती है, उस पर भी एक्शन। तो इस साल नीट में क्वेश्चन आया था सेल डिवीजन में, तो वो वहाँ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया था, तो अक्सर बच्चों को वो गलत हुआ। लिहाजा आप जो भी पेज पढ़ोगे NCERT का अच्छी तरह पढ़ो, चाहे इसमें वो बॉक्स हो, उसमें नीचे वो स्टार कभी होता है ना, वो भी पढ़ो, एवरी पॉइंट प्लीज़ इसको पढ़ो, क्लियरली पढ़ो, बारीक बीनी से पढ़ो। तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि वेंट ने कौन सा प्लांट लिया जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि ये ऑक्सिन है दैट रेगुलेट्स द ग्रोथ इन प्लांट्स, क्लियर। इस तरह भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो अब इसने क्या किया, इसने ये प्लांट लिया कोलियोपिटाइल, किसका, एविनिया का या ओट का।
तो इस पर अब इसने इसको कट किया, या अच्छी तरह याद रखना क्या किया, कट करने के बाद अब उसने इसको ऐसे ही रखा, ताकि हमें पता है अब इसमें ऑक्सीजन है, हमें मालूम हुआ कि दैट इन दिस कोलोपेटाइल दैट इज ऑक्सीजन वी शोज फोटोट्रॉपिज्म और वी शोज यूनिलेटरल ग्रोथ। अब तो इन्होंने कट किया, कट करने के बाद ये फिर उन्होंने वेट किया, ताकि हो सकता है यहाँ टिप पर जो कोलोपेटल के नीचे जो पोर्शन है इसका, हो सकता है इसमें कुछ ऑक्सीजन हो, वो भी यूटिलाइज होगा। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर और भी कट किया, थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर इसका कट किया, तो यहाँ पर अब राइट में रखा गया, तो देयर वाज नो रिस्पांस। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कोलियोपेटाइल ले लिया और एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज एगर, सुना है नाम? ये एक न्यूट्रिएंट पॉलीसैकेराइड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी जिलेडियम। ये हमने जब हम लोअर बॉटनी स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वहाँ से हासिल किया जाता है और इसको टिश्यू कल्चर में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर उसने ले लिया, तो क्या किया उसने, मान लो यहाँ पर सोल्यूशन बनाया, तो इसमें अगर ले लिया, तो फिर जो कोलियोपेटाइल है उसको भी इसमें रखा, तो ये डिज़ॉल्व हुआ इसमें, क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन है केमिकल सब्सटेंस, ये इसमें डिज़ॉल्व होगा। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये मटेरियल ले लिया, तो जो कोलियोपेटाइल था उसको डिस्कार्ड किया, डिस्कार्ड करने के बाद जो यहाँ पर एगर था, इसको अब छोटे छोटे शीट्स बनाए, फिर क्या किया, फिर जो यहाँ डिकैपिटेटेड है, दिस इज कॉल्ड एज डिकैपिटेटेड मीन्स ये जो कोलियोपेटाइल इसका है ये हमने रिमूव किया है। अगर इस पर रखेंगे उसको हम कहेंगे कैपिटेटेड, यानी कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको रिमूव करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिकैपिटेटेड, क्लियर। तो इस पर अब उन्होंने ये एगर रखा, इट शोज रिस्पांस टुवर्ड्स लाइट और इट शोज फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो इसमें है ये इसमें आ गया अब एगर में, तो इस पर रखा अब, तो प्लांट शोज फोटोट्रॉपिज्म और इट शोज रिस्पांस टुवर्ड्स। तो फिर अब उसके बाद उसकी एनालिसिस की गई, तो उन्होंने कहा इसमें एक सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस किस में था, कोलियोपेटाइल में, आप किस में आ गया, एगर में। तो हियर यहाँ उसने प्लांट का ग्रोथ जो है रेगुलेट किया, तो यहाँ पर उसने कोई रिस्पांस पहले नहीं दिखाया, अब इस पर रखा हमने अगर, तो इसने फोटोट्रॉपिज्म दिखाया। तो ये इसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो इस तरह इसकी डिस्कवरी हुई, क्लियर यहाँ तक। तो उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, और कुछ साइंटिस्ट से स्मिथ था एक, हॉगल एंड स्मिथ, इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया फ्रॉम ए डच पेशेंट, यानी डच में एक पेशेंट था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, तो उसकी बॉडी से उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, यानी हॉगल एंड द स्मिथ डिस्कवर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम डच पेशेंट। तो उसके बाद इस ऑक्सीजन को, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ए, दिस कॉल्ड एज ऑक्सीजन ए। तो उसके बाद ह्यूमन यूरिन से भी इसको डिस्कवर किया, लेटर ऑन ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, लेटर ऑन ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, जो है यहाँ से भी इसको कलेक्ट किया गया, आइसोलेट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन बी। तो उसके बाद प्लांट में भी इसको आइसोलेट किया गया, कलेक्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज IAA, that is called as IAA. So this is called as indole acetic acid. इसकी फार्मूला जो है C9
यहाँ पे C10H9 लिखो, C10H9O2N, यहाँ लिख रहा हूँ मैं C9H10O2N। ये इसकी फार्मूला, कभी कभी ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्लांट से कौन सा ऑक्सीजन डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज इंडोल एसिटिक एसिड, IA शार्ट में। तो इसकी फार्मूला क्या है, C9H10O2N। क्लियर। तो उसके बाद बहुत से ऑक्सीजन डिस्कवर किए गए, तो सारे उनको एक ग्रुप में रखा गया। उसके बाद बहुत से और ऑक्सीजन डिस्कवर किए गए, तो उनको एक ग्रुप में रखा गया, कॉल्ड एज ऑक्सीजन्स, है ना। एक तो ऑक्सीजन सिंगल, ऑक्सीजन्स मीन्स इट इज अ ग्रुप, जो मैंने पहले ही बताया डेफिनेशन में। ऑक्सीजन्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस आर हार्मोन्स दैट प्रमोट एंड एनहांस रेगुलेट ग्रोथ इन प्लांट्स। तो ये ऑक्सीजन्स जो हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। आप लिखो, वन इज कॉल्ड एज नेचुरल ऑक्सीजन्स, नेचुरल ऑक्सीजन्स, one is called as natural oxygens, second is called as synthetic oxygens। तो नेचुरल जो नेचर में पाए जाते हैं, प्लांट में होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखो IAA, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल ऑक्सीजन। सेकंड इज कॉल्ड एज सिंथेटिक, इस पर लिखो आप 2,4-D, 2,4,5T, 2,4-D, 2,4,5T। 2,4-D क्या होता है, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, फिनॉक्सी 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये एक्चुअली बेंजीनिंग होती है। तो बेंजीन के दूसरे और तीसरे कार्बन पर क्लोरीन प्रेजेंट होता है। क्लियर। दूसरे और तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट होता है। यहाँ इस तरह मानो CH2COH, तो यहाँ पर जिसका फर्स्ट सेकंड का फोर्थ यहाँ पर क्लोरीन होता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड एज 2,4-D। तो इसके बाद 2,4,5T, तो दूसरे कार्बन पे होगा, चौथे पर भी होगा और पांचवें पे 3 क्लोरीन इसमें होंगे, दैट इज कॉल्ड एज 2,4,5T। आप समझ में ना, कभी आपको या कोई एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ना। 2,4-D, वहाँ तो आपकी NCERT में 2,4-D दिया गया है, 2,4,5T नहीं दिया गया, बल्कि 1 दिया गया है। 2,4-D हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D, what is this? It is synthetic oxygen. It is called as 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. Clear? तो उसके बाद हम ऑक्सीजन को और भी क्लासिफाई करते हैं 2 फॉर्म में। फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन्स नंबर 1, नंबर 2 बाउंड ऑक्सीजन्स, कभी कभी आ सकता है। तो फ्री ऑक्सीजन्स ये फ्री होते हैं, बाउंड नहीं होते हैं। सेकंड कॉल्ड एज बाउंड ऑक्सीजन्स। टर्म सिग्निफाइज व्हाट डज दिस मीन। तो उसके बाद और केमिकल सब्जेक्ट कॉल्ड एज एंटी ऑक्सीजन्स। तो एंटी ऑक्सीजन्स आर दोज केमिकल सबस्टेंस, आप ये लिखो, एंटी ऑक्सीजन्स आर दोज केमिकल सबस्टेंसेस which stop the activity of ऑक्सीजन और फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अलावा आप लिखेंगे, मतलब ये मैंने बताया यहाँ ऑक्सीजन, मतलब एक तो मैंने बताया IAA, एक तो मैंने बताया 2,4-D, एक तो मैंने बताया 2,4,5T। इसका इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है IBA, फिनॉक्स एसिटिक एसिड और एक है फिनॉक्स एसिटिक एसिड। ठीक है। तो बहुत से ऑक्सीजन्स है, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, तो दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन्स। क्लियर। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। नाउ फिजियोलॉजी और फंक्शंस, आप लिखो, आप
फंक्शंस ऑफ, अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, चाहे बोर्ड हो या नीट हो, कर सकते हो ये। मैंने तो 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया जो इसमें आ सकता है नीट में, और बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे, आप लिखो फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, या आप लिखो रोल ऑफ ऑक्सिन, रोल ऑफ ऑक्सिन, रोल ऑफ ऑक्सिन, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन और रोल ऑफ ऑक्सिन। तो इसमें क्या ले लेंगे, इसका रोल या फिजियोलॉजी क्या है प्लांट में। तो पहला रोल जो है इसका, दैट इज सेल डिवीजन। फर्स्ट फंक्शन और रोल दैट इज सेल डिवीजन। तो ये देखा गया है, ये ऑक्सिन जो है ये सेल डिवीजन में अपना रोल निभाता है, प्ले करता है, बट इन एसोसिएशन विद साइटोकाइन। ये कभी भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यानी इट, आप इस तरह लिखो, ऑक्सिन इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनिन, ऑक्सिन इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनिन, ऑक्सिन इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनिन performs cell division in plants, performs cell division in plants। मान लो अगर हम प्लांट का कोई पार्ट ले लेंगे, तो अगर हम ये डिवीजन कैरी करेंगे तो यहाँ पर सेल्स का बहुत लातेदार एक मजमा बनेगा, है ना। मान लो यहाँ पर इस लीफ का एक पार्ट लिया हमने, बोर्ड की तरफ आप देखो, लीफ का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट लिया, तो उसमें हम ग्रोथ हार्मोन्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये बहुत से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स यहाँ बनेंगे। तो ये एक मॉस ऑफ सेल्स, बट दे विल बी अनडिफरेंशिएटेड। तो इसे हम कैलस कहते हैं। ये आप लिखो कैलस, CALLUS, कैलस इज डिफाइंड एज द, या इट रेफर्स एज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, डिफाइन कैलस, व्हाट डू यू मीन बाय कैलस, और अनडिफरेंशिएटेड यानी कि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है, तो बहुत से सेल्स होते हैं इकट्ठे, तो इसको हम कैलस कहते हैं। तो इसको कहेंगे द ऑक्सिन प्लेज रोल, इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनिन टू कैरी सेल डिवीजन। तो उसके बाद नेक्स्ट इज सेल इलांगेशन। सेल इलांगेशन, तो ये भी देखा गया कभी कभी, ये ऑक्सिन जो है इट कैरीज आर हेल्प्स इन सेल इलांगेशन। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया दिस द सेकंड ग्रोथ फेस और सेकंड फेस ऑफ ग्रोथ में मैंने बताया पहला सेल डिवीजन है, उसके बाद सेल इलांगेशन और एनलार्जमेंट है। तो यहाँ पर ये सेल इलांगेशन में भी रोल निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखो एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। देखो आपने पोटैटो देखी होगी, है ना, तो उसमें वो बड्स होते हैं, है ना, या आपने प्लांट देखा होगा। तो मैंने बताया यहाँ पर नोड होता है, तो नोड के एक साइड से बड निकलता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल बड, है ना। अगर इस प्लांट के ऊपर टर्मिनल पर बड निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल बड। यानी बड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं एज फार एज देयर पोजिशन इज कंसर्न। एक तो टिप पर होगा, दैट इज कॉल्ड एपेक्स पर होगा, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल बड, है ना, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल बड। एक तो साइड में होगा, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल बड, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल बड, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल बड। तो जो एपिकल बड है ये एपेक्स पर होता है, जो लेटरल बड है ये साइड पर होता है। तो अगर हम मानो ये पोटैटो है, इसमें दोनों के दोनों बड्स प्रेजेंट हैं, एपिकल बड भी है, लेटरल बड। अगर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर दे देंगे, जो लेटरल बड्स हैं उनका ग्रोथ स्टॉप होगा, तो यहाँ कौन स्प्राउट होंगे, एपिकल बड्स। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। तो मेरे ख्याल में शायद क्लास का टाइम ओवर हुआ, तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन, कुछ कन्फ्यूजन? तो इसको हम कैरी कल के लेक्चर में करेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे। तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।